हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 जनवरी 2025 की एक करंट अफेयर्स की क्लास है, फूल पत्ती वाली क्लास का ये हैंड नोट्स है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए और नोट्स भी बनाते रहिए, रिवीजन कीजिए। बहुत कम टाइम में आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लिथियम भंडार से। हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? आंसर है तिब्बत। यानी तिब्बत किसके अंडर में आता है? तो चीन के, यानी चाइना के। पढ़ते हैं। स्पोडयूमिन खदान प्राप्त हुई है, कहाँ प्राप्त हुई है? तिब्बत में, यानी चाइना के अंडर में जो है तिब्बत, वहाँ मिली है। चाइना को ही बोल सकते हैं। स्पोडयूमिन खदान प्राप्त हुई है, जहाँ से लिथियम भंडार मिला हुआ है। दुनिया का ये दूसरा शीर्ष देश बन गया है। सेकेंड देश चाइना बना है। 16.5% इसका लिथियम भंडार है। और लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम जो काम आती है, आयन बैटरी में काम आती है। आयन बैटरी बनाने में, लिथियम आयन बैटरी में जो सबसे हल्की होती है। इससे क्या होता है? कृत्रिम पेस मेकर बनाया जाता है। क्या होता है? इससे कृत्रिम पेस मेकर बनाया जाता है। ये जो फ़ोन की बैटरी होती है उसमें भी लिथियम का यूज होता है, जो सबसे हल्की धातु है लिथियम। जो हमारे नेचुरल जो है ऐसे नोड होते हैं, प्राकृतिक पेस मेकर होता है जो हार्ट बीट को स्टार्ट करता है। जब ये खराब हो जाता है तो कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है, तो वो भी लिथियम से भी बनाया जाता है। फर्स्ट जो है, सेकेंड जो है पूरे विश्व में चाइना है लिथियम भंडार में 16.5%। और पहले स्थान पे चिली है। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। ये साउथ अमेरिका का देश है। चिली में भी तांबा प्रसिद्ध है। तांबा की भी खदानें और भंडार भी चिली में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ की जो तांबे की खदान फेमस है वो चिक्विगमाटा है। चिक्विगमाटा खदान कहाँ है तांबे की? तो चिली में है। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। और परमाणु भार कितना है? 6.9 है। कितना है? 6.9 है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी क्या है? लापाज है। लापाज किसकी राजधानी है? बोलीविया की। बोलीविया भी साउथ अमेरिका का जो है एक देश है। चिली, बोलीविया ये सब पास पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो आंसर है दुबई, यानी UAE में। कहाँ हुई है? UAE के दुबई शहर में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जो है इसके दुबई में हुई है। भारत की तरफ से विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्री हैं, और उधर से तालिबान के मेंबर हैं वो आए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान में स्थिरता लाना है। क्या है उद्देश्य? अफगानिस्तान में स्थिरता लाना है। अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया, यानी एशिया का हृदय कहा जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। इस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। और इसी समय जो है पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो है संघर्ष भी हो रहा है। क्या हो रहा है? संघर्ष भी हो रहा है। और इधर जो है भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता भी हुई, दुबई में हुई है। और हमारी तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो है इसके प्रतिनिधि मैंने भारत के प्रतिनिधित्व किए हैं। उद्देश्य है कि अफगानिस्तान में स्थिरता लाना है। सलमा बांध जो है भारत ने बनाया था अफगानिस्तान में। इसको फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। और पाकिस्तान और तालिबान का जो है सीमा, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो है सीमा यानी बाउंड्री साझा की जाती है। और भारत का जो थोड़ा सा ऊपर जो जम्मू कश्मीर का है, ऐसा थोड़ा सा जो है लगभग 109 किलोमीटर की जो बाउंड्री भारत से भी अफगानिस्तान का लगता है। यहाँ खैबर और बोलन दर्रा जो है फेमस है, प्राचीन काल से ही फेमस है। पहले जो विदेशी आक्रांता आते थे वो खैबर और बोलन दर्रे से होते हुए आते थे। अभी दुबई चर्चा में, तो दुबई में जो ही महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ है,
दुबई में महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ है। न्यूजीलैंड जो महिला न्यूजीलैंड टीम है वो उन्होंने जीत दर्ज की और साउथ अफ्रीका जो है इसमें हार गए। साउथ अफ्रीका जो महिला टीम है वो हार गई है। ऐसे पुरुष में जो है जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप हुआ इसमें भारत की जीत हुई है और साउथ अफ्रीका हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? चर्चा में है ये क्वेश्चन कि भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? तो यूएसए ने की है। कौन किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए ने बैन लगा दिया था। कब लगाया था बैन? जब 1974 में पहला ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा यानी फर्स्ट जो है परमाणु जो परीक्षण हुआ था पोखरण में, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दूसरा हुआ था 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से, ये भी पोखरण में हुआ था राजस्थान में। सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये दोनों जब मतलब परमाणु परीक्षण हुआ तो अमेरिका क्या हुआ, इससे गुस्सा हो गया और यूएसए ने बैन लगा दिया। परमाणु संस्थानों पर अमेरिका क्या बैन लगा दिया और बार्क पर यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है कि क्योंकि अब जो है प्रतिबंध हटाया जा रहा है। 2008 में जो है एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं 1-2-3 समझौता। 1-2-3 समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? इंडिया और यूएसए के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? इंडिया और यूएसए के मध्य में हुआ था। इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और यूएसए की तरफ से जॉर्ज बुश थे। इसमें कहा गया था जो 1-2-3 समझौता 2008 में हुआ था, इसमें कहा गया था जो यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है? परमाणु ईंधन है यानी परमाणु फ्यूल है, एटॉमिक फ्यूल है। इसमें बताया था कि यूरेनियम का उपयोग भारत जो है परमाणु बनाने में नहीं कर सकता है, बल्कि इसका उपयोग जो है बिजली बनाने में कर सकेगा यानी शांति में करेगा। बिजली बनाने में यूरेनियम का यूज भारत कर सकता है। ये समझौता हुआ था 1-2-3 समझौता इंडिया और यूएसए के मध्य में। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी निधन हो गया हाल ही में, और ये जो है इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 1987 में मिला था। 2004 से 2014 यानी 10 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियां क्या है? प्रधानमंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, यूजीसी के यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हेड भी रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुक का क्या नाम है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया। क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया है। चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो बुक है उसका नाम है। बार्क चर्चा में है तो बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ये परमाणु परीक्षण करता है बार्क, और इसके जो हेड है परमाणु के जो जनक है भारत में माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा। आप लोग हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेगी, आपको अच्छे कंटेंट से, और आपको अच्छे से वीडियो को क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव भी कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में रानी हत्सेपसुत रानी कौन थी? रानी हत्सेपसुत लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व, जो लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? यानी रानी जो हत्सेपसुत जो थी, इनसे जुड़े जो मंदिर की खोज हुई है कहाँ हुई है? तो मिस्र में हुई है। कहाँ हुई है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है मिस्र, नील नदी के पश्चिम तट पर हुई है। कहाँ हुई है? नील नदी के पश्चिम तट पर मंदिर की खोज हुई है। और रानी हत्सेपसुत की जो वास्तुकार थे इस मंदिर के, उनका नाम था सेनमुट। इनकी भी खोज की गई है, मतलब इनके नाम की खोज। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र में एक जगह है शर्म अल शेख जहाँ COP27 हुआ था। और विक्टोरिया झील और ताना झील दोनों कहाँ? अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील से व्हाइट नील निकलती है। कौन सी नील निकलती है? व्हाइट नील नदी। और ताना झील से जो है कौन सी? ब्लू नील नदी निकलती है। इथोपिया में ही टाना झील है। यहाँ से ब्लू नाइल जो है, ब्लू नील जो है वो
नदी निकलती है ब्लू नील रिवर टाना झील से, और विक्टोरिया झील से व्हाइट नील जो है रिवर निकलती है। दोनों जाकर जो है खार्तूम यानी सूडान में जो है वो मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? तो खार्तूम यानी सूडान की राजधानी खार्तूम में, वहाँ दोनों मिल जाती है। दोनों मिलकर जो है नाइल नदी यानी नील नदी का निर्माण करती है। और यही इसी नील नदी पर आसवान बांध बना है, डैम बना है, और इसी नील नदी पर अलेक्जेंडर पोर्ट बना है। और इसी नील नदी के किनारे मिस्र शहर मिस्र देश बसा हुआ है। मिस्र को ही नील नदी का वरदान कहा जाता है। और नील नदी को विश्व की सबसे लंबी मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है। हम समझ लिए ना कि विक्टोरिया झील है और टाना झील है, दो झील है। विक्टोरिया झील से व्हाइट नील रिवर निकलती है, और टाना झील जो इथोपिया में है उससे जो है क्या निकलती है, यहाँ ब्लू निकलती है, ब्लू नील नदी। और यहाँ से व्हाइट नील नदी क्या निकलती है, व्हाइट नील नदी, और यहाँ से ब्लू नील नदी। दोनों मिलकर जो है नील नदी का निर्माण करती है। ये खार्तूम सूडान में करती है। आसवान डैम भी नील नदी बना है, अलेक्जेंडर पोर्ट भी बना है। अब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। हमने पढ़ लिए और समझ लिए। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउड SE रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट आई है क्लाउड SE रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। पूछा जा रहा है कि साइबर जो हमले हुए हैं भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, यानी कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? क्लाउड SE रिपोर्ट के अनुसार। तो साइबर हमला जो होता है, जो कंप्यूटरिंग जो डेटाबेस हमला होते हैं उसको साइबर हमला बोला जाता है। इसकी टारगेट कंट्री कौन कौन से? जैसे USA नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में साइबर हमला हुआ, 140 हमले हुए। कितने? 140। 2020 सिर्फ 2024 में 140 हमले हुए हैं। भारत में जो है 95 संस्थाओं पर हमले हुए, जो 95 जो संस्थाएं हैं 95 हमले हुए हैं। और ये जो बताया जा रहा है कि ये कंप्यूटरिंग पर जो मालवेयर भेजकर उनके डाटा चोरी कर लिए जाते हैं, लीक कर दिए जाते हैं, ये साइबर हमले होते हैं। तीसरे स्थान पर कौन है? इजराइल है। तो ये भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? दूसरा। पहले पे अमेरिका है, तीसरे पे इजराइल है। ये सबसे ज़्यादा जो हमले हुए हैं वो रैनसमवेयर से हुए हैं। कौन है रैनसमवेयर? ये क्या है? मालवेयर तैयार किया गया है। ये दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है। इससे क्या होता है, जो हमारे जो कंपनियों के डाटा होते हैं वो चुरा लिए जाते हैं या उनको लीक कर दिया जाता है। ये क्या होता है? साइबर हमला होता है। आइए देखते हैं भारत को और कौन कौन चीज़ में इंडेक्स में कौन रैंक मिली है। भारत के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जेंडर गैप में भारत का जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 129 स्थान है, 129। और रूल ऑफ लॉ में 79 यानी 79। एशिया पावर में तीसरा स्थान है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 स्थान पर है। प्रकृति संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण में 176 स्थान पे है भारत। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 नंबर पर है। साइबर क्राइम में 10वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार में 93 स्थान पे है। जेंडर इन इक्वलिटी में 108वें स्थान पर है। इंटरनेट शटडाउन में भारत फर्स्ट है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन भारत में हुए हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में 23वां और इस साल का यानी 2025 का पहला दिव्य कला मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है। यानी हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो गुजरात में हुआ। गुजरात में कहाँ? अकोटा जो स्टेडियम है वहाँ, बड़ोदरा के जो अकोटा स्टेडियम है वहाँ प्रारंभ हुआ है। ये जो है 23वें नंबर का है। और ज़रूरी नहीं है कि साल में एक ही बार हो, एक साल में 2-4 जो है दिव्य कला मेला हो सकता है। तो 2025 का ये पहला दिव्य कला मेला है। कौन से नंबर का है? 23वें नंबर का। कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा, अकोटा स्टेडियम में, और ये बड़ोदरा में है। इसका थीम क्या है? तो वोकल फॉर लोकल। क्या है? वोकल फॉर लोकल है। 11 दिनों चलने वाला ये मेला है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसको के द्वारा ये चलाया जाता है। इसमें जो है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन, वृद्ध और विकलांग के बारे में मतलब उनकी सेवाएं दी जाती है। इसमें बताया कि मेले में दिव्यांग कलाकार के उत्पादों को बेचने के लिए ये मेला लगाया गया है, दिव्य कला मेला, और ताकि उनको आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए, उनका आर्थिक मजबूती की जाए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत प्रतीश नंदी कौन थे? इनका निधन हो गया है। दिवंगत प्रतीश नंदी कौन थे? इनका जन्म भागलपुर बिहार में हुआ था। भागलपुर बिहार की जो मंजूषा कला है वो फेमस है। ये दिवंगत प्रतीश नंदी कौन थे? तो पत्रकार भी थे, फिल्म निर्माता भी थे, राज्यसभा MP भी थे।
और इनकी प्रसिद्ध कविता थी कलकत्ता अगर तुम मुझे निर्वासित दो। इनकी प्रसिद्ध कविता थी प्रतीश नंदी का। इन्होंने फिल्म बनाया था, फिल्म निर्माता थे ये। चमेली फिल्म, प्यार के साइड इफेक्ट इनकी फिल्म थी। और इन्होंने पीपुल फॉर एनिमल एक एनजीओ की स्थापना भी की थी। पीपुल फॉर एनिमल एनजीओ की स्थापना प्रतीश नंदी ने की थी। मधुबनी जो है पेंटिंग, ये मिथिला की पेंटिंग है, प्रसिद्ध पेंटिंग है। अभी हाल ही में और किनका किनका निधन हुआ है जो फेमस व्यक्ति थे, जैसे जाकिर हुसैन, ये तबला वादक थे, इनका भी निधन हो गया। इनको पद्म भूषण 2002 में मिला था और पद्म विभूषण 2023 में मिला है। राजू तारानाथ का भी निधन हो गया, ये सरोद वादक थे। कौन थे? सरोद वादक थे। राम नारायण अग्रवाल, ये कौन थे? तो इनका भी निधन हो गया, अग्नि मिसाइल के जनक थे। जो 5 अग्नि मिसाइल हैं, राम नारायण अग्रवाल वो अग्नि मिसाइल के जनक थे, यानी वैज्ञानिक थे ये। अब देखते हैं 2 प्रमुख जो है अपॉइंटमेंट हुई है। जैसे संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा 26वें आरबीआई के गवर्नर बने हैं। और जो 25वें थे शक्तिकांत दास थे। और 26वें नंबर के कौन है? तो 26वें आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा बने हैं। और सीजीआई यानी जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, उन कौन बने हैं? वो बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 91वें नंबर का, यानी 51, तो संजीव खन्ना बने। कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो बर्मिंघम, ये कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है, यानी यूके में, यूके के बर्मिंघम में ये आयोजित हुआ है। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 बर्मिंघम यूके में आयोजित हुआ। विजेता कौन है? अनाहत सिंह, इसको तीसरी बार जीते हैं। अनाहत सिंह ने 3rd बार जीते हैं। अंडर 11 2019 में जीती थी, अंडर 15 जीती 2023 में, अंडर 17 2025 में जीती अनाहत सिंह ने। और उप विजेता कौन है? मलिका है। कौन है? मलिका है, ए मिस्र की हैं। इनको हराकर अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन खिताब जीता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और रिवीजन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉप रैंकर्स SLN को आपको क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा और आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेगी। आइए देखते हैं। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? गरुड़ाक्षी पोर्टल चर्चा में है। ये क्या है? तो ऑनलाइन जो वन्य जीव अपराध हो रहा है उससे संबंधी FIR दर्ज कराने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो कर्नाटक सरकार ने। कौन किया है? कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन FIR दर्ज करने के लिए। उद्देश्य क्या है गरुड़ाक्षी पोर्टल के लिए? तो उद्देश्य जो वन अतिक्रमण होता है या अवैध कटाई होती है या शिकार रोकने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पर हम क्या करेंगे? ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। और सिप एयर ऐप जो अभी हाल ही में चर्चा में है, सिप एयर ऐप ये सिप्ला कंपनी ने लॉन्च किया है। इसमें जो अस्थमा या दमा को जांच करने के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है। आइए देखते हैं अभी कौन कौन से पोर्टल जो है चर्चा में है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे शेरनी पोर्टल, ये UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च किया। प्रवाह ऐप जो है RBI ने लॉन्च किया है। ई-साक्षी ऐप MP लैड्स के लिए लॉन्च किया गया है। सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। संज्ञान ऐप RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो 3 नए कानून आए उसके लिए संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। लोकपत ऐप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सेवा और सारथी ऐप सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, यानी सेबी ने लॉन्च किया है। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक चर्चा में। एक बुक है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक चर्चा में। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत ने G20 आयोजन को सफल कैसे बनाया। ये बुक जो है किसने लिखी है? तो भारत ने G20 आयोजन को सफल कैसे बनाया या हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक। ये बुक ये इंग्लिश में है इसका वर्जन, ये हिंदी में है, दोनों ये बुक है। ये किसने लिखी है? तो अमिताभ कांत ने। किसकी बुक है? अमिताभ कांत की बुक है। जब G20 2023 भारत में हुआ था, इसका होस्ट जो इंडिया था दिल्ली में हुआ था भारत मंडपम, उसके शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत थे। अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं।
नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। अमिताभ कांत जो है G20 2023 का जो भारत में थे उसके शेरपा थे और ये पूरी G20 देखे थे, इसीलिए इन्होंने इस पर एक बुक लिखी है, भारत ने G20 आयोजन को सफल कैसे बनाया, यानी हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 बुक लिखी है। अभी नीति आयोग चर्चा में है, तो नीति आयोग जो है इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 की थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान समय? सुमन बेरी हैं। वर्तमान में इसके CEO कौन है? BR सुब्रमण्यम है। कौन है? BR सुब्रमण्यम। अमिताभ कांत जो है पहले इसके नीति आयोग के CEO थे। और अमिताभ कांत की एक और बुक चर्चा में है, वो बुक थी मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो है अमिताभ कांत की ही बुक है। मेक इन इंडिया किसकी बुक है? तो अमिताभ कांत की भी बुक है। और हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 ये भी बुक अमिताभ कांत की है। जब G20 जो है 2023 में हुआ था तो इसकी थीम क्या थी? एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, यानी 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर इसकी थीम थी। और अब की 2024 में G20 जो हुआ था उसका होस्ट कौन था? तो ब्राज़ील था। कौन था? ब्राज़ील था। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पढ़ा, 10 का 10 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, कोई ना कोई एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। और आप लोग एक एक क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से, ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है, 20-25 मिनट या कभी 20 मिनट का, कभी 25 मिनट का, कभी 15 मिनट का ही वीडियो रहता है। आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने शेयर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और कमेंट करके अपने सुझाव भी बता सकते हैं। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।